हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 9वां है। यहां पर हम सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है, पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। कारण, पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की मात्रा समान नहीं होती है। देखिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं। पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती है और इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है और इसी वजह से पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। यानी यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आपका सही आंसर है पहले का ए। दूसरा प्रश्न है अब आपका, पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्यातप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत कौन सा है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगमी, सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगमी, सौर विकिरण या छोटे रूप में इसको सूर्यातप कहते हैं। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, इसका अधिकतम अंश जो है दीर्घ तरंग दैर्ध्य से प्राप्त नहीं होता है बल्कि लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त होता है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लघु होती है, शॉर्ट होती है, ना कि दीर्घ। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन गलत है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का भी, केवल सेकंड। तीसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी को अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। अपसौर और उपसौर की स्थिति में सूर्यातप की भिन्नता के कारण पृथ्वी के दैनिक मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आप अपसौर और उपसौर की जो कंडीशन है वो जान लीजिए। अपसौर कब होता है? अपसौर की घटना जो होती है प्रतिवर्ष 4 जुलाई को घटित होती है और 4 जुलाई वाले दिन क्या होता है कि यहाँ पर आपके पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है ये अधिकतम होती है। ये जो हो जाती है उस समय 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर हो जाती है। वहीं उपसौर वाले दिन क्या होता है? उपसौर की जो घटना है वो 3 जनवरी को घटित होती है। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को घटित होती है और इस समय अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम रह जाती है। ये डिस्टेंस रह जाती है आपकी 14 करोड़ 70 लाख। यानी आप समझ पा रहे हैं 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है और इस स्थिति को उपसौर के रूप में जाना जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। यानी उपसौर की स्थिति में पृथ्वी को अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सूर्यातप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल और समुद्र का वितरण और वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यातप की यह भिन्नता जो है यह पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डालती है। यहां पर लिखा है दैनिक मौसम पर व्यापक प्रभाव होता है। व्यापक प्रभाव नहीं होता है बल्कि बिल्कुल कम प्रभाव होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर तीसरे का ए, केवल एक। चौथा प्रश्न है आपका, पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप की भिन्नता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। इसके प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता। सूर्यातप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है और इस सूर्यातप में होने वाली भिन्नता के कारक जो हैं इनमें पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। इसके अलावा सूर्य की किरणों का जो नतिकोण है ये भी एक कारक है। यहाँ पर जो दिन की अवधि है ये भी एक कारक है। वायुमंडल की पारदर्शिता है। इसके अलावा 5वां कारक एक और आ जाता है जिसका नाम है स्थल विन्यास। तो यहाँ पर ऊपर के 3 कारक तो अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं लेकिन बाद बाकी जो चौथा और 5वें नंबर के जो कारक हैं ये कम प्रभाव डालते हैं। तो यानी कि यहां पर चारों ही कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो आपका सही है जो आंसर है यहां पर चौथे का डी वाला, उपरोक्त सभी। 5वां प्रश्न है आपका, सूर्य की
किरणों के नतिकोण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा किरणों का नतिकोण उतना ही अधिक होगा। नतिकोण के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 अंश झुकी हुई है। ये बात हम क्लास 6 में पढ़कर आए हैं। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और अपने अक्ष पर झुकाव की वजह से पृथ्वी जो है, अगर हम इसको परिक्रमण की समतल कक्षा मान लें तो यहां पर ये 66.5 अंश का एक कोण बनाती है। 66 सही 1/2 अंश का कोण बनाती है। वास्तव में ये झुकाव जो है यही जो है नतिकोण के लिए उत्तरदायी है। तो नतिकोण क्या होता है? यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। तो पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। अक्षांश जितना उच्च होगा, यानी अक्षांश उच्च का मतलब क्या है? जितना ज्यादा ध्रुवों की ओर होगा किरणों का नतिकोण उतना ही ऊपर ऊपर होते होते कम होता चला जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ अधिक होता जाता है, अधिक नहीं होता है। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों में बढ़ते जाते हैं, उच्च अक्षांश हमारे कौन से हैं? 0 से ऊपर, 0 से नॉर्थ में आप जाएंगे 90 डिग्री तक, और दक्षिण में जाएंगे तो 90 डिग्री तक, तो ऊपर के 90 डिग्री तक और नीचे के 90 डिग्री, ये आपके उच्च अक्षांश हैं। तो अक्षांश जितना उच्च होगा किरणों का नतिकोण उतना ही कम होगा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। तीसरा वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। नतिकोण के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। नतिकोण की वजह से क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं और तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है और अतः अधिक यहां पर अवशोषण, प्रकीर्णन और विसरण के द्वारा ऊर्जा का यहां पर अधिक हिनास होता है। तो यहां पर आपका 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 5वें का भी, केवल 1 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं? आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, आकाश में इंद्रधनुष का बनना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। देखिए, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें जो हैं वायुमंडल से होकर गुजरती हैं और क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन और अन्य किरणें जो हैं ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले जो कण होते हैं ये स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष और पृथ्वी की सतह की ओर विकिरणित कर देते हैं और विकिरणित करने की वजह से आपको इस प्रक्रिया के माध्यम से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी ये विकिरण की जो प्रक्रिया है, वास्तव में विकिरण या प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया है यही आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा सूर्य के उदय और अस्त के समय जो सूर्य का आप लाल रंग देखते हैं वो भी इस प्रकीर्णन का परिणाम है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। जो आपका जो इंद्रधनुष का बनना है यहां पर प्रकीर्णन, विसरण और रिफ्लेक्शन तीनों ही होते हैं, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा। तो यहां पर आपका 1 और 3 कथन सही है केवल। तो आपका सही आंसर है 6वें का सी, केवल 1 और 3। 7वां प्रश्न है आपका, सूर्यातप के पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्यातप उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। एक ही अक्षांश पर स्थित महासागरीय भाग में महाद्वीपीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। देखिए, आप लोग जानते होंगे उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध कहां कहां पर होता है। पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूं। यह आपका 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत वृत्त है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री और इसके दक्षिण में साउथ में 23.5 डिग्री। इनके बीच का जो क्षेत्र है ये आपका उष्णकटिबंध बोला जाता है। ये पूरा इनके बीच का जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच का पूरा जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंध बोला जाता है। और इससे ऊपर 23.5 से लेकर 30 के बीच का जो क्षेत्र उपोष्ण बोला जाता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं और मैं पढ़ा भी चुका हूं, आई होप आपको याद होगी। तो सबसे अधिक सूर्यातप जो है वो उष्णकटिबंध में नहीं प्राप्त होता है, इस रीजन में प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उपोष्णकटिबंध वाला जो रीजन है, यानी ये जो रीजन है उपोष्णकटिबंध वाला, यहां पे प्राप्त होता है। तो यहां पर आपका जो पहला वाला कथन है ये गलत हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्यातप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहां पर मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि यहां पे बादल वगैरह बहुत कम बनते हैं। इस वजह से यहां पे सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होता है। तो पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग पर अपेक्षातः कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है, जबकि यहां पे उल्टा लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है एक ही अक्षांश पर स्थित महासागरीय भाग में महाद्वीपीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, जबकि महाद्वीपीय भाग में ज्यादा प्राप्त होता है और महासागरीय भाग में कम प्राप्त होता है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन गलत हैं। तो आपका सही आंसर है 7वें का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 8वां प्रश्न है आपका, वायुमंडल में ऊष्मा संचलन के संबंध में
नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की परत का गर्म होना चालन, वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया अभिवहन, वायु के क्षैतिज संतुलन से ताप का स्थानांतरण संवहन। सूर्य से आने वाली सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी की सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण होता है और पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु इससे धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी यहाँ पर गर्म हो जाती हैं और इस प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकंड वाला जो कथन है ये कथन आपका सही नहीं है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया को संवहन कहते हैं, ना कि अभिवहन। यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये अभिवहन नहीं कहलाती है बल्कि ये संवहन कहलाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। वहीं अगर थर्ड वाले की बात करें तो वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप स्थानांतरण संवहन नहीं कहलाता है बल्कि ये अभिवहन कहलाता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला भी गलत है। अब यहां पे पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। केवल पहला वाला युग्म सही सुमेलित है, तो आपका सही आंसर है 8वें का ए, केवल एक। 9वां प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन किसका परिणाम है। संवहन, चालन, विकिरण, अभिवहन। अभी मैंने आपको बताया था वायु के क्षैतिज संतुलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है और मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भागों में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का परिणाम है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का डी, यानी कि अभिवहन। 10वां प्रश्न है आपका, पार्थिव विकिरण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। सूर्य द्वारा लघु तरंग ऊर्जा से पृथ्वी की सतह को गर्म करना, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना, क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य विकिरणों द्वारा पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेना, वायुमंडल द्वारा सौर विकिरण को परावर्तित कर देना। देखिए पृथ्वी को जो सौर विकिरण प्राप्त होता है और ये सौर विकिरण जो पृथ्वी को प्राप्त होता है ये लघु तरंगों के रूप में होता है। तो इससे क्या होता है, इससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है और पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और ये वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। और यह जो ऊर्जा का विकिरण जो करती है ये नीचे की तरफ से करती है, यानी कि यहां पर नीचे की तरफ की जो परतें होती हैं वो पहले गर्म होती हैं। वास्तव में इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का बी, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना, यह आपका पार्थिव विकिरण कहलाता है। 11वां प्रश्न है आपका, सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पूर्व ही बादलों तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर वापस लौट जाती है उसे कहते हैं एल्बिडो, सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण, तापमान का व्युत्क्रमण। आपको मैंने पढ़ाया भी था और बहुत अच्छे से नोट्स भी बनवाए थे। मान लेते हैं पृथ्वी पर 100 इकाई प्रकाश आ रहा है, यानी कि सूर्य से 100 इकाई प्रकाश जो है पृथ्वी की तरफ आ रहा है। तो 100 इकाई में से 35 इकाइयां जो होती हैं वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में ही परावर्तित हो जाती हैं। 27 इकाइयां जो होती हैं इसमें से वो बादलों के ऊपरी छोर से और 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। और सौर विकिरण की इस परावर्तन की जो प्रक्रिया है इसको वास्तव में एल्बिडो कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का ए। इस सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। 12वां प्रश्न है आपका, किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। उस स्थान की अक्षांश रेखा, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, समुद्र से उसकी दूरी, वायु संहति का परिसंचरण और पटल विरूपण बल। तो देखिए उस स्थान की अक्षांश रेखा यानी किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यातप पर निर्भर करता है। और आप लोगों को ये बात पहले से ही पता है कि सूर्यातप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। तो अक्षांश रेखा भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है।
इसके अलावा समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों को पहले गर्म करता है और यही रीजन है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक होता है और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती जाएगी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी यहां पर कारक यहां पर महत्वपूर्ण है, कारक इसमें शामिल है। समुद्र से उसकी दूरी, जो समुद्र का समकारी प्रभाव होता है, यानी समुद्र का जो समकारी प्रभाव होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से तापमान पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो स्थान समुद्र से दूर होते हैं वहां पर दैनिक तापांतर ज्यादा पाया जाता है और जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं वहां पर समुद्र के समकारी प्रभाव की वजह से दैनिक तापांतर कम मात्रा में पाया जाता है। तो समुद्र से उसकी दूरी ये भी एक कारण है। इसके अलावा वायु संहति का परिसंचरण, यानी कि जो आपकी कौष्ण यानी गर्म वायु संहतियां हैं, इनसे प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक और शीत वायु संहतियां जो होती हैं इनसे प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान कम होता है। तो ये भी है। पटल विरूपण बल आपका पृथ्वी का एक अंदरूनी बल है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है तापमान से। यहां पर आपका जो सही आंसर है वो है 12 का सी, केवल 1, 2, 3 और 4। 13वां प्रश्न है आपका, उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य हिनास, देखिए हिनास लिखा है यहां पर, हास लिख दिया है, यानी सामान्य हिनास दर कहते हैं। सामान्य हिनास दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर होती है। कितनी होती है? 4.5 डिग्री सेल्सियस, 7.5 डिग्री सेल्सियस, 5.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए उत्तुंगता के अनुसार जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट यहां पर आपको तापमान में देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का डी, 6.5 डिग्री सेल्सियस। 14वां प्रश्न है आपका, समताप रेखाओं का दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है। इसका प्रमुख कारण है उत्तरी गोलार्ध में वनों का प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध से ज्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागर का विस्तार अधिक है, या उपरोक्त सभी। उत्तरी गोलार्ध में तापमान का विचलन होने का रीजन ये है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में स्थलीय भाग ज्यादा है, इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में तापमान का विचलन ज्यादा होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का बी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, तापमान के व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि को तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान व्युत्क्रमण की घटना वर्ष भर होती है। सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिसे सामान्य हिनास दर कहते हैं, पर कई बार क्या होता है, स्थिति बदल जाती है और सामान्य हिनास दर उलट जाती है और इसे ही तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। यानी ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होने लगे तो इसको तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान का व्युत्क्रमण होता है, ना कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। यानी खास करके जो तापमान के व्युत्क्रमण वाली जो घटना है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 15 का ए, केवल 1। 16वां प्रश्न है आपका, पहाड़ी और पर्वतीय घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे ठंडी हवा एकत्रित हो जाती है। इसका प्रमुख कारण है जल प्रवाह, हिमपात, वनों की सघनता या वायु अपवाह। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह की वजह से व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी पहाड़ियों और पर्वतों पर रात में ठंडी हुई हवा जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती है और यह घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्रित हो जाती है और इसे वायु का अपवाह कहते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 16 का डी वाला। 17वां प्रश्न है आपका, ये आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है प्रश्न। निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? विषुवत वृत्त पर, 6.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 66.5 डिग्री दक्षिणी पर या 66.5 डिग्री उत्तरी पर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यहां पर सही आंसर है 17 का बी वाला। 18वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किन शहरों में दिन ज्यादा लंबा होता है? तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़, नागपुर। यह प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से प्रश्न है। अब अगर हम भारत का मैप यहां पे ड्रॉ करें, एक मैं यहां पर मैप बना लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यह आपका कुछ भारत का इस तरह से मैप हो गया ऊपर तक, मैं ऊपर का पूरा नहीं बना रहा हूं। तो आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, जो स्थान विषुवत वृत्त के निकट होते हैं वहां पर दिन लंबे होते हैं।
उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पर वर्ष भर प्रकाश की जो मात्रा है वो अच्छी खासी प्राप्त होती है, इसी वजह से वहां पर दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। अगर हम यहाँ पर एक एक करके जो यहाँ पर शहरों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर मैप में अगर ड्रॉ करते हैं तो पाते हैं तिरुवनंतपुरम सबसे नीचे आ जाता है। और हमारे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर ऊपर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक है। यानी आप ये पाएंगे कि सबसे पहले हमारा कौन सा शहर आ जाता है, तिरुवनंतपुरम आ जाता है। टी बना दे रहा हूं यहां पर। उसके बाद यहां कहीं पर आपका जो है हैदराबाद आ जाता है, एच बना दे रहा हूं। महाराष्ट्र में आपका यहां कहीं पर आपका नागपुर आ जाता है। उसके बाद यहां कहीं पर आपका जो है चंडीगढ़ आ जाता है। तो आप ये पाएंगे तिरुवनंतपुरम जो है ये विषुववृत्त के ज्यादा निकट है, जबकि हैदराबाद, नागपुर, चंडीगढ़ ये विषुववृत्त से दूर है। यहां पर सबसे बड़ा दिन, सबसे लंबा जो दिन होगा वो तिरुवनंतपुरम में होगा, उससे छोटा हैदराबाद में, उससे छोटा नागपुर में और सबसे कम यहां पर चंडीगढ़ में होगा। तो यहां पर अगर चारों शहरों की तुलना करें तो चारों शहरों में तिरुवनंतपुरम में सबसे ज्यादा लंबा दिन होगा क्योंकि ये विषुववृत्त के निकट है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का ए वाला। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण से, लंबी तरंग दैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से, परावर्तित सौर विकिरण से, प्रकीर्णित सौर विकिरण से। लंबी या दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाला जो स्थलीय विकिरण है इसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 19 का बी वाला। 20वां प्रश्न है आपका, निम्न पदों को उसके उचित विवरण के साथ मिलाएं। यानी यहां पर पद दिए हुए हैं उनको मिलाना है आपको। अब जैसे यहां पे बताया गया सूर्यातप किसे कहते हैं, तो सूर्यातप का मतलब यह है आने वाला सौर विकिरण। जो आने वाला सौर विकिरण है इसको सूर्यातप के रूप में, यहां पर मैं इसके आगे पॉइंट लिख दे रहा हूं यानी 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब यह है कि किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, ये एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। तो एल्बिडो के आगे में यानी दापर में सेकंड वाला, ठीक है। इसके अलावा समताप रेखा। समताप रेखा का मतलब यह है समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। एक तरह से अक्षांश के समानांतर ही होती है ये। तो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को हम समताप रेखा के रूप में जानते हैं। वार्षिक तापांतर, तो यहां पर मैं समताप रेखा के आगे 3 नंबर डाल दे रहा हूं। वार्षिक तापांतर का मतलब क्या है? सबसे कॉन्स्ट यानी सबसे गर्म और सबसे शीत महीनों के मध्य तापमान का अंतर को हम वार्षिक तापांतर के रूप में जानते हैं। तो ये चौथा, ठीक है। तो ये आपकी ये भी अभ्यास प्रश्नावली से प्रश्न है। अगला प्रश्न है अब आपका, पृथ्वी के विषुववृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई विषुववृत्तीय क्षेत्रों से ज्यादा होती है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीन हाउस प्रभाव विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा होता है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा महासागरीय क्षेत्र के ज्यादा करीब है। यहां पर केवल आपका ए वाला कथन सही है क्योंकि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या है, बादल बहुत कम होते हैं, जो मेघाच्छादन है वो काफी कम मात्रा में होता है और यही रीजन है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रकाश की मात्रा प्राप्त होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 21 का ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।